चलिए सही है। तो हम लोग आज हिस्ट्री में नेहरू थॉट कंप्लीट करेंगे। नेहरू का हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। लोकतंत्र के प्रति विचार, समाजवाद के प्रति विचार, उनकी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, पंचशील समझौता, आर्थिक नीति, हम लोग उद्योगों पर उनका क्या विचार था पूरा सुन चुके थे। और आज मेन हम लोग चलेंगे गांधी के विचार से क्या उनके विचार में असमानता, और उसी में उनके धर्म संबंधी विचार को भी हम लोग देख लेंगे। तो ये कंप्लीट सेक्शन हो जाएगा। तो आज आपका ये सेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब टाइम सिर्फ 2-3 दिन हमें लगेगा नेहरू थॉट में, और बाकी जिन चिंतकों को भी पढ़ने की इच्छा होगी एक एक दिन उस पर समय दे दें। समय पर्याप्त है, इसलिए एकदम फुल डिटेल में आपका क्लास चलेगा। कहीं किसी स्तर पे कोई गेस उस नहीं, जितना है सब चीज पढ़िए। कभी ना कभी आपको काम का नहीं आना है, किसी किसी का विचार कहीं ना कहीं आप वहां पे रख सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं। बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, हम लोग पिछले क्लास में गांधी सबसे पहले पढ़े, और आज हम लोग देखेंगे गांधी और नेहरू के विचार। नेहरू के विचार में क्या क्या वैचारिक अंतर रहा, इन विषय वस्तु पर हम लोग डिस्कशन करें। तो सबसे पहले देखो, गांधी और नेहरू अक्सर राष्ट्रीय आंदोलन में साथ ही रहे, इसलिए नेहरू के व्यक्तित्व पर, नेहरू के विचार पर गांधीवाद स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं उनको प्रभावित किया। लेकिन नेहरू के ये विचार आप पहले भी पढ़ चुके हो कि आपके बोलने की स्वतंत्रता हम कभी नहीं रोकेंगे, भले हमें आपके मत से हम सहमत ना हो। नेहरू गांधी के समर्थक है, गांधीवाद के नहीं। नेहरू ने गांधी के कई सिद्धांतों को माना, सर्वधर्म समभाव, ये सब कई सिद्धांत हैं जिसमें उन दोनों के बीच समानता के भी पहलू हैं, और कई ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें गांधी और नेहरू के बीच बिल्कुल स्पष्ट दोनों के विचारों में अंतर देखे जा सकते हैं। और इन विचारों में अंतर की अगर हम बात करें तो इसके लिए कम से कम भी पॉइंट्स परीक्षा में अगर आपको देता है, अभी तक नहीं दिया, बीपीएससी ताजा प्रश्न नहीं देता है, तो किसी दो चिंतकों के विचारों में आपको कंक्लूजन कराने के लिए देगा, तो स्पष्ट है कि आपको कम से कम 10 पॉइंट्स, 10 विषय वस्तु पर दोनों के बीच क्या स्पष्ट मतभेद है, ये बिल्कुल क्लियर करना हो। तो हम लोग कम से कम 10 विषय वस्तु पर चलेंगे, इन दोनों के विचार में क्या असहमति के बिंदु है। सबसे पहले हम चले अहिंसा पर। अहिंसा पर गांधी का क्या विचार है और अहिंसा पर नेहरू के क्या विचार है। गांधी अहिंसा को एकमात्र मार्ग मानते हैं कि कोई भी चीज आपको करना है तो एकमात्र रास्ता अहिंसा है, एकमात्र मार्ग हमारा अहिंसा है, एकमात्र रास्ता अहिंसा है जिसपे चल के हम कोई काम कर सकते हैं। गांधी का अहिंसा के प्रति बिल्कुल आदर्श नीति है, एकदम आइडियल है कि इसके अलावे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम चलते हैं, इसको थोड़ा हम ऐसा करते हैं जिसमें आप कभी भी इसको पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। इसमें ये तो हो गया ऊपर का सेक्शन, हम इसमें सारांश लिखा देंगे और इसमें हम लोग विषय की बात कर लेंगे, और इसमें हम लोग विषय में गांधी दर्शन की बात करेंगे, गांधी इस विषय पर क्या कहते हैं, और इसी विषय पर नेहरू दर्शन की बात करेंगे, नेहरू दर्शन क्या। बिल्कुल ऐसे करने से आपको एक पॉइंट्स बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। कम से कम 10 पॉइंट्स का हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, जिससे परीक्षा में एक अगर आइडिया आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो आप बहुत ही बढ़िया लिख पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे चल रहा है अहिंसा। तो देखिए अहिंसा जो पहला नंबर पॉइंट हमारे पास, इसमें हम लोगों को सबसे पहले यह समझना है कि महात्मा गांधी का अहिंसा एक आदर्श विचार है। ये आदर्श रूप में उसे लेते हैं, और आदर्श रूप में लेने के बाद इन्होंने अहिंसा को एकमात्र विकल्प के रूप में देखा। ऐसा गांधी ने कभी नहीं देखा कि आपके पास जाने के कई रास्ते हैं, हिंसा करके जाओ, अहिंसा करके जाओ, दोनों करके जाओ। एकमात्र चॉइस है तुम्हारे पास और वह है अहिंसा, और यही आदर्श नीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ये गांधी के लिए। जबकि हम यही नेहरू की बात करें तो नेहरू का अहिंसा के प्रति व्यवहारिक नीति रहा है। व्यवहारिक और आदर्श में अंतर है। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल बात, व्यवहारिक नीति का मतलब है कि अगर कभी आवश्यकता हो जाए तो आवश्यकता अनुसार आप थोड़ा बहुत दंड हिंसा भी काम चला सकते हो, आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग कर सकते हो। ये आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये प्रैक्टिकल अपना व्यू रखते हैं, जैसा जरूरत, जब जैसा तब तैसा, और इनका व्यू एकदम आइडियल है, मनसा वचना कर्मणा। आपको जब गांधी की अहिंसा समझाए थे तो बिल्कुल समझाए थे एकदम आदर्श, मन से, वचन से, कर्म से। किसी चीज से आप किसी का दिल दुखाते हो, वचन से बोल करके भी आप अगर किसी का दिल दुखा रहे हो तो आप हिंसा कर रहे हो, किसी का मन दुखा रहे हो तो हिंसा कर रहे हो, कर्म से भी आप हिंसा कर रहे हो। हिंसा का मतलब केवल मार देना ही नहीं। लेकिन नेहरू कहते हैं कि अगर जरूरत है तो किसी को पीट भी सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। व्यवहारिक बात समझो, ये नहीं कि एकदम आइडियल सोचोगे तो काम नहीं चले। तो दोनों में अहिंसा के प्रति विचार में आपने देखा कि कंप्लीट अंतर है। दूसरे विषय पे अगर हम बात करें तो दूसरा विषय हम लोग देखते हैं, और यह विषय अगर हम मान के चलते हैं, धर्म के मुद्दे पर गांधी और नेहरू के बीच क्या विचारों में अंतर है। आप सभी को मालूम है गांधी स्पष्ट कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। वे अपने आप को धार्मिक कहते हैं। उन्होंने साफ कहा धर्म विहीन राजनीति, धर्म और राजनीति, आप जब गांधी पढ़े थे तो एकदम आपको याद होगा, बिना धर्म की राजनीति बेकार है, मरा हुआ के समान। धर्म के साथ राजनीति होना चाहिए, और बता देते हैं धर्म के साथ राजनीति होना चाहिए। ये अलग बात है कि उन्होंने धर्म का मतलब यहाँ पे नैतिकता लिया है। राजनीति में उन्होंने साफ माना कि धर्म एकदम बिल्कुल होना ही होना चाहिए। इन्होंने पूरे धर्म के रूप में अपना आस्था व्यक्त किया है कि दुनिया में कोई भी चीज है तो धर्म है, धर्म पर इन्होंने गहरा विश्वास किया है। लेकिन ठीक नेहरू की अगर बात करें तो नेहरू का धर्म की जगह विज्ञान में आस्था है, विज्ञान में आस्था है। गांधी विज्ञान में बहुत आस्था नहीं रखते, इनका धर्म में आस्था है, ये विज्ञान में आस्था रखते हैं। ये धर्म के साथ राजनीति में विश्वास करते हैं। इनका कहना है धर्म और राजनीति एकदम अलग होना चाहिए, राजनीति में धर्म शब्द का प्रयोग एकदम नहीं होना चाहिए। दोनों एकदम स्पष्ट अलग अलग मुद्दे करते हैं। आपके मन में याद होगा कि सर ये धर्म को नैतिकता है, तो क्या नेहरू नहीं चाहते थे कि राजनीति में नैतिकता रहे? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। नेहरू नैतिकता का समर्थन करते हैं, राजनीति में नैतिकता का समर्थन करते हैं कि बिल्कुल राजनीति में नैतिकता तो होनी चाहिए, लेकिन इस नैतिकता के लिए हम धर्म के संज्ञा के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। हम नैतिकता को संज्ञा के रूप में संज्ञा नहीं मानेंगे, इसलिए हम नैतिकता को नैतिकता बोले। नैतिकता को धर्म बोलना सही है, धर्म अलग चीज। और इसलिए नेहरू और गांधी के बीच धर्म के मुद्दे पर एकदम स्पष्ट दोनों में अलग अलग चीज। नेहरू धार्मिक नहीं है, धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं।
ये धर्म को उपेक्षित करते हैं कि मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं, धर्म क्यों कहता है कोई लेना देना नहीं। आपको शुरू में भी समझाए थे, नेहरू ने साफ कहा कि कार्ल मार्क्स ने मेरे दिमाग के कई अंधेरे कोने में प्रकाश लाया, और कार्ल मार्क्स को धर्म को अफीम मानता है। तो इसलिए नेहरू उन्होंने साफ कहा कि बताओ मेरा घर केवल ब्राह्मण जन्म में हो गया तो लोग छोड़ेगा नहीं, मेरे नाम के आगे पंडित शब्द लगा ही देगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित शब्द मेरे पास लगा देगा, हम नहीं चाहते उसको फिर भी लगा देगा। ऐसा धर्म मैं नहीं मानता, ये धर्म को उपेक्षा करते हैं। और धर्म को राजनीति में बिल्कुल कहते हैं, इस शब्द को ही मतलब राजनीति में। हाँ, अगर गांधी जी धर्म के साथ राजनीति कर रहे हैं और कहते हैं कि इसका तात्पर्य नैतिकता से है, तो हम भी नैतिकता का सपोर्ट करते हैं। राजनीति में नैतिकता होना चाहिए, लेकिन नैतिकता की जगह आप कहेंगे कि धर्म को हम प्रयोग करें तो हम इसको नहीं माने। और ये आप धर्म में बिल्कुल स्पष्ट दोनों में अंतर समझ गए। इसी प्रकार अगर हम चले पश्चिमी सभ्यता की ओर, दोनों के क्या विचार है? पश्चिमी सभ्यता का मतलब हम लोगों को भारतीय ड्रेस वेशभूषा, भारतीय कपड़ा, भारतीय शिक्षा, संस्कृत सीखना, इन चीजों को मानना चाहिए या पश्चिमी चीजों को मानना चाहिए? पश्चिमी का मतलब है अंग्रेज की सभ्यता कल्चर को अपनाएं, अंग्रेजी भाषा सीखें, उनके जैसा मॉम डैड ये सब करें, उनके कल्चर हमारे सही होंगे, क्या मानना? हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड कैसा रखें? तो गांधी जी बिल्कुल पश्चिमी सभ्यता वाले जीवन पद्धति जो है, इस पश्चिमी सभ्यता वाले जीवन पद्धति के वे कटु आलोचक रहे, कठोर आलोचक कि पश्चिमी शैली वाला जीवन हमको एकदम नहीं चाहिए। हम अपना भारतीय लोग जो है, ये भारतीय सभ्यता से रहो, आधुनिक सभ्यता के फेर में मत रहो। उन्होंने आधुनिक सभ्यता में कई कमी बताया। एकल परिवार, संयुक्त परिवार टूट जाते हैं आधुनिक सभ्यता में। सिर्फ खुद से अपने से मतलब रखते हैं आधुनिक सभ्यता में। पूरी परिवार लेके चलना, संयुक्त परिवार की अवधारणा, हमारे यहाँ जो एक गांव के व्यक्ति को बाकी गांव के लोगों से जो लगाव है, जो भावनात्मक प्रेम है, वो सभी चीज जो आप देख रहे हैं, वो सभी चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। गांधी जी वेस्टर्न एंजॉय नहीं किए हैं। गांधी जी का जितने भी देखो सहयोग सबने, हाँ ये अलग बात है कि वो लंदन रहते हुए इतनी बड़ी विचार देते। जिस समय वो पढ़ने गए हैं वो बिल्कुल उस समय वो पश्चिमी सभ्यता के बहुत करीबी से देखे। दोनों गांधी और नेहरू दोनों लंदन पढ़े, और गांधी भी पश्चिमी सभ्यता को केवल न सिर्फ दूर से देखे बल्कि महसूस किए, नेहरू भी उसको महसूस किए। लेकिन गांधी वहां के बाद जैसे ही राष्ट्रीय आंदोलन के फेज में आते हैं तो वे पश्चिमी सभ्यता के जीवन की शैली को त्याग देते हैं। उनका वेशभूषा कंप्लीट भारतीय शैली होता है, कंप्लीट वे स्वदेशी की बात करते हैं। वे कंप्लीट कहते हैं कि मैं उस जीवन शैली को देख चुका हूं, नरक के समान है, उस पद्धति को कभी मत अपनाना। और वेस्टर्न स्टाइल शुरू में जिए हैं, लेकिन वो करीब से जिले के बाद जब भारतीय जीवन स्टाइल को कंप्लीजन किए तो उन्होंने उस चीजों को त्याग दिया कि ऐसा सही नहीं। लेकिन जबकि वही नेहरू है, नेहरू भी उस सभ्यता कवि है, और नेहरू कहते हैं कि सब यही ठीक है। उन्होंने जीवन पद्धति और आधुनिक सभ्यता के लिए प्रशंसा का भाव रखा। उनका मानना है कि जीवन तुम्हें फिर दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा कौन जानता है, और इसीलिए तुमको जो भी है एकदम ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जियो। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का मतलब है कि एकदम ऐश्वर्य के साथ जीवन, मस्ती के साथ जीवन, और ऐश्वर्य जीवन के साथ साथ तुम यहाँ पर पश्चिमी शैली में अपना जीवन जियो। गांधी जी का क्या मानना था? सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी का जो शैली रहा है उसमें है आत्मनिग्रह की बात। गांधी जी का शैली क्या रहा? आत्मनिग्रह, त्याग, कि तुम जितना ज्यादा हो सके उतना त्याग सोचो, इंद्रियों पर नियंत्रण सोचो। ये भारतीय शैली यह है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए चाहिए आपको बहुत कुछ, लेकिन अपने तमाम इंद्रियों पर नियंत्रण रखो और साधारण जीवन जीने का सोचो। ये साधारण जीवन के पक्षधर है, पश्चिमी सभ्यता के जीवन के पक्षधर नहीं। नेहरू ये कहते हैं कि धन और ऐश्वर्य बढ़ाने का चीज, जितना धन बढ़ाओ अपना ऐश्वर्य बढ़ाओ, और ये साधारण जीवन मत जियो, अपने जीवन स्तर को निरंतर बढ़ाओ। जीवन स्तर को हमेशा बढ़ाओ कि एकदम ये नहीं कि नीचे ही बैठते रहे, हमेशा नीचे ही खाते रहे, कुर्सी सोफा, धीरे धीरे और आगे लिविंग स्टैंडर्ड तुम्हारे एकदम हाई फाई होना चाहिए। ये जीवन का मकसद होना चाहिए। तो दोनों के स्पष्ट पश्चिमी सभ्यता और जीवन स्तर पर दोनों के स्पष्ट मतभेद के पॉइंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद हम अगर और चले तो इन दोनों में अंतर हम लोग उद्योग का भी देख सकते हैं। औद्योगिकरण के लिए दोनों का क्या है, औद्योगिकरण के बाद हम लोग संसाधन की बात देखेंगे, दोनों के क्या सोच है, गांधी जी का औद्योगिकरण पर क्या कहना था। तो अब सभी लोग जानते हैं कि इसमें वेस्टर्न कल्चर में कैसा था बेस्ट है। वेस्टर्न कल्चर का मतलब आप देख रहे हो पश्चिमी सभ्यता, मियां बीवी बच्चे, बस उसके अलावा कुछ नहीं, विवाह भी नहीं कर सकते हैं, जीवन का उद्देश्य संतान प्राप्ति नहीं है, ये सभी पश्चिमी शैली बहुत है। उनका अलग थाउच है, भारतीय है कि आपको अपना निभाने का कल्चर है, हम लोग का कल्चर कंप्लीट वहां के कल्चर से अलग। और गांधी यही कहते हैं कि इंडियन कल्चर, मैं दोनों कल्चर को करीब से देखा, भारतीय कल्चर बेस्ट। नेहरू कहते हैं कि नहीं वही स्टाइल ठीक है, वो सभ्यता एकदम सही। दोनों पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता में दोनों में अंतर है। भारतीय सभ्यता में गुरु ईश्वर तुल्य यहाँ पे है, पश्चिमी सभ्यता में है कि गुरु ईश्वर क्यों है, पैसा लेके पढ़ा रहे, उनको धन का लोभ है, धन के लिए मुझे पढ़ाया, मैं उन्हें ईश्वर क्यों मानूंगा। वो बिजनेस किया, पैसा लिए, हम पढ़े, दोनों का काम खत्म हो गया, ये चीज हम उसको गुरु क्यों मानेंगे, पेट क्यों माने। माता पिता, भारतीय सभ्यता है कि माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, इसलिए माता पिता ईश्वर से बढ़ते हैं, तो धरती के ईश्वर हमारे माता पिता हैं, इनको सेवा करेंगे तो ईश्वर के एकदम समझो पूजा के तुल्य हमको यहाँ पर हमको वहाँ बहुत ज्यादा फल मिलेगा। ये भारतीय शैली, हर चीजों पर दोनों के कल्चर में बहुत बड़ा अंतर है। पश्चिमी सभ्यता जो तुम देख रहे हो उसका सीधा करना है कि ये दोनों अपनी मस्ती में थे और अपने मस्ती में तुम्हें गलती से जन्म दे दिए, तो अपने मस्ती में तुम्हें जन्म दे दिया तो फिर हमारे पूजनीय क्या हुए, तो अपने मस्ती के कारण मुझे जन्म दिए, तो हम अपना जन्म लेंगे, अपना हो संभालेंगे, तुम जाओ जहन्नुम में, हमें क्या मतलब है, हम तुम्हारी बुराई में सेवा करें, तुमको लेकर चले, ये सब चीज भूल जाओ, हम अपना जीवन जिएंगे, हम अपना मस्ती करें। तो दोनों में जिस पॉइंट्स पर तुम रहोगे, दोनों का कंप्लीट कल्चर अलग, और हर बिंदु पर किसी भी विषय पर दोनों में स्पष्ट अंतर दिखते हैं। और नेहरू यही इस सभी सिद्धांतों को मानते हैं कि पश्चिमी शैली बेस्ट है, बढ़िया, वो जो कह रहे हैं सही है, लॉजिकली सही है। गांधी कहते हैं कि नहीं, भारतीय सभ्यता संस्कृति बिल्कुल अलग है और यही ठीक। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, अब औद्योगिकरण की बात चलते हैं। औद्योगिकरण के लिए आप बिल्कुल स्पष्ट ध्यान दें, उद्योग के पक्ष में दोनों का क्या मानना है। आपको मालूम है कि गांधी लघु और कुटीर उद्योग के समर्थक है। लघु और कुटीर उद्योगी कहते हैं कि हमारा जो देश की अर्थव्यवस्था है छोटे छोटे उद्योग के अनुकूल है, बड़े मशीन और औद्योगिकरण और बड़े मशीन की अगर बात करें, आधुनिक मशीन की बात करें, तो गांधी इसके एकदम विरोध में, वे बड़े मशीन को कभी भी पक्ष में नहीं रखते, ये इसके विरुद्ध बात बोलते हैं। इनका साफ बोलना था कि वैसे देश में मशीनों का क्या काम है, वैसे देश में मशीनों का क्या काम है, जिस देश में काफी लोग बेरोजगार बैठे, मशीन ठीक है जल्दी काम कर ले, लेकिन कई लोग को रोजगार भी तो छीन लेगा। इसीलिए हम उनके छोटे छोटे उद्योग पर उनको रोजगार देते, नहीं सही, लेकिन दीर्घकालीन डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसीलिए वे आधुनिक औद्योगिकरण को वे मान रहे हैं कि सही नहीं,
और वहीं नेहरू क्या कह रहा है? नेहरू कह रहा है कि लघु और कुटीर उद्योग अधूरा चीज है। ये अधूरा चीज है, केवल हम चाहेंगे कि इससे मेरा देश तरक्की कर ले, तो ये नहीं होगा कि जो हम औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण की बात सोच रहे हैं, ये आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा है, अवरोध है। लघु और कुटीर उद्योग आधुनिकीकरण का अवरोध है, रुकावट है। हम अगर चाहेंगे कि इससे केवल देश उन्नत हो तो कभी नहीं हो सकता है, और इसलिए नेहरू बड़े बड़े मशीन और औद्योगिकरण के समर्थक है। नेहरू का मानना है कि बड़े बड़े मशीनों के उपयोग से, भारी उद्योग की स्थापना से ही देश को तरक्की किया जा सकता है। पिछले दिन हम लोग सब पढ़े थे, आज तो केवल दोनों को एक साथ पैक कर रहे हैं, जिसमें स्पष्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों में क्या चीज है, दोनों में क्या नहीं। और इसमें हम लोग ध्यान दीजिए, और यहाँ पे देखो, कोई चीज जिंदगी में खराब और अच्छा नहीं होता है। आपका कितना मानसिक खुलापन है, आप क्या मानते हो, उससे अच्छा और खराब होता है। अच्छा और खराब कुछ नहीं है, हमने आपको बताया कि अच्छा और खराब क्या है। ये अभी गांधी देख रहे हो अलग बात कर रहे हैं, नेहरू अलग बात कर रहे हैं। सबसे पहले राजा राम मोहन राय आएंगे जो दोनों की बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे। राजा राम मोहन राय कहेंगे कि आप सभ्यता संस्कृति के लिए भारतीय से अच्छा कुछ नहीं है, और एजुकेशन की बात करो, शिक्षा की बात करो, फिलॉसफी की बात करो, तो पश्चिमी सभ्यता से अच्छा कुछ नहीं है। उसका सभ्यता से एजुकेशन लो और अपने कल्चर को भी बचाएगा। कई लोग दोनों की भी बात करेंगे, राजा राम मोहन राय दोनों की बात करते हैं। इनके बारे में कहा जाएगा कि राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाएगा कि वे दो मकान रखते थे। एक जगह केवल देसी चीज रहता था, खटिया मचिया तकिया, एकदम देसी आइटम, और एक मकान में केवल विदेशी, और दोनों के बीच रहते हुए अपना थॉट देते। कहने का सेंस है कि दोनों विचारों को देख करके किसी की अच्छाई को आप अपना रहे तो वो ठीक। राजा मोहन राय का साफ कहना है, फिलॉसफी में यही चीज है, कोई चीज अच्छा खराब नहीं होता है, आप कहां पे हो इससे अच्छा और खराब आपकी नजर में होता है। बाकी अच्छा खराब होता ही नहीं कुछ है। अच्छा खराब क्या है? अब बताओ तुम्हें, यहाँ पे अलग अलग बात बनाए, एक गांव है, ये शहर है, ये महानगर है, और ये एकदम विदेश है। अब सबका अपना अपना कल्चर है, सबके अपने कल्चर है। इस व्यक्ति का मानसिक दिमाग का खुलापन कितना ही है, तो इसको इतना ही चीज अच्छा लगे। वो यहाँ वाला चीज देखेगा तो इसको खराब लगे, यहाँ देखेगा तो और खराब लगेगा, ये वाला देख लेगा तो इसको लगेगा कि भारी दिक्कत है। और महिलाएं एकदम शॉर्ट ड्रेस पहन रही है, एकदम कम से कम न्यूनतम ड्रेस उसके पास। अब विदेश में महिलाएं न्यूनतम पहन रही है, यहाँ भी वही लगभग है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है, यहाँ जितना घूंघट खींच रही है उतना ही अच्छा। ये खानदानी घर के माथा पर से आंचल नहीं गिरता है, और सिर पर से आंचल नहीं गिरता है, तो इसको लोग अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे आंचल हटा हुआ है और एकदम हाई फाई है, थोड़ा ठीक है। यहाँ पे और ड्रेस जितना कम करेंगे वो ठीक है, यहाँ और कम करेंगे तब सही है। तो आखिर रियल में सही कौन है? तो रियल में सब जगह अपने अपने जगह के अनुसार से सब सही है। हाँ, इधर उधर विचार जाएगा, इस जगह के लड़की को इसके ड्रेस में यहाँ उतार दो, तो इसके मानसिक दिमाग का खुलापन से ये बहुत ज्यादा ऊपर का सिस्टम होगी, ये उसको पचेगा नहीं, एडजस्ट नहीं करे। और जब यही गांव की गलियों में ये लड़की घूमेगी, यहाँ के लिए वो मॉडल है, ये लड़की हीरोइन मॉडल कहलाएगी कि वाह ये मॉडल है, यहाँ उसकी प्रशंसा हो रही है कि वाह आधुनिक जमाने की मॉडल लड़की है, इसके कुछ डिजाइन सीखो। और यही मॉडल लड़की को यहाँ लाएंगे तो यही गांव के वृद्ध लोग, बूढ़े लोग उसको देखेंगे, तो उनके दिमाग का खुलापन उतना नहीं है, तो वही बूढ़े लोग इसको कहेंगे कि देखो, इसी को कहते हैं घोर कलयुग आ गया, दुनिया ऐसे ही नष्ट नहीं हो रही है, करुणा उड़ना ऐसे ही नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं ड्रेस पहनने से सब आ रहा है, इसको तो यही बेचारे को लगेगा, क्योंकि इसके दिमाग का खुलापन बेचारे का उतना ही है। तो अब आप खुद समझ गए होंगे कि इसमें हाँ, ये जो यहाँ महिला एकदम संस्कारी है, यहाँ की महिला आंचल दे रही है, घूंघट खींच रही है, संस्कारी महिला है, ठीक यही ड्रेस में इसको यहाँ लेके चले आओ, तो जो महिला यहाँ संस्कारी थी, यहाँ के लोग देखेगा तो कहेगा पता नहीं कौन 14वीं शताब्दी की नारी आ गई, दुनिया कहां से कहां चांद पे चला गया, जहां थी अभी वही है, अभी वही सारी, वही आंचल, वही पर्दा, ये कौन जमाना में जी रही है, अब ये इसको और खुश रही। आखिर सवाल उठा बेहतर कौन? तो बेहतर हमने बताया हर चीज बेहतर है, खराब कोई, लेकिन जहां है वहां का खुलापन क्या है, इस पर निर्धारित होता है उस जगह के लिए अच्छा और खराब क्या है। इन चीजों में आप कंपेरिजन नहीं कर सकते, इसमें कंपेरिजन आप नहीं कर सकते हो कि हाँ ये चीज अच्छा और ये चीज खराब। ये कभी मत लिख देना कि गांधी के विचार अच्छा थे और नेहरू के विचार खराब थे, अच्छा खराब मत कर। जांचने वाले के भी विचार हो सकता है कि उसका खुलापन नेहरू से मिलता हो, नेहरू का पार्टी का हो, उसका खुलापन गांधी से मिलता हो तो वो गांधी के पक्षधर हो। तुम एज ए न्यूट्रल दोनों के विचार रखने का प्रयास करोगे, ना कि इन दोनों में कंपेरिजन करके कहना कि हाँ ये गांधी जी अच्छा कर रहे थे, नेहरू को एकदम बताइए कि ऐसा सिगरेट पियो, दारू पियो, फलाना करो, जीवन स्तर बढ़ाओ, ये गड़बड़ कर रहे थे, अच्छा। आपको इन चक्कर में नहीं पड़ना, आप केवल विचार को रखिए कि इनका क्या था, इनका क्या था, अंतर है तो कहिए एकदम स्पष्ट दोनों का अंतर है, कुछ मेल खा रहा है तो कहिए कि कुछ बात मेल खा रहा है, धर्म नहीं है, सर्वधर्म समभाव, इस पर दोनों गांधी और नेहरू के थाउट मेल खाएंगे कि हाँ संविधान को हम एक जैसा लेके चले। तो कुछ चीज आपको वहां पर मेल है तो लिखना है, स्पष्ट भेद है तो स्पष्ट भेद लिखना है। तो औद्योगिकरण के बाद अगर हम देखें संसाधन की बात, संसाधन की बात अगर हम करें तो आपको पिछले दिन ही समझाए, पिछले दिन ही हम इसको देख चुके थे। गांधी का स्पष्ट मानना है कि जो संसाधन है वो राज्य के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, राज्य नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। आपको समझाया था गांधी थाउट में, अभी याद होगा, गांधी राज्य को ही मान नहीं गए। गांधी एकदम स्पष्ट मान रहे थे कि राज्य शोषण का मेल समझो कि नियम के अनुसार शोषण का सिस्टम। निष्कर्ष क्या देना? निष्कर्ष में दोनों ही देना है कि दोनों साथ रहते थे, नेहरू पर गांधी के विचारों का प्रभाव स्पष्ट था, फिर भी दोनों में समानता के साथ साथ दोनों के चिंतन में अंतर के भी पहलू देखे जा सकते हैं। एकदम सीधा अच्छा खराब करना निष्कर्ष नहीं, हम लोग कहेंगे अंतर के भी पहलू देखे जा सकते हैं। कुछ मुद्दे पर दोनों में भारी असमानता था, लेकिन असमानता का तात्पर्य यह नहीं था कि नेहरू गांधी को नहीं मानते थे, उन्होंने गांधी को अपना आदर्श के रूप में स्वीकार किया, परंतु गांधीवाद के कुछ चिंतन से उनके अपने अलग मार्ग। आपको निष्कर्ष में अपने हर व्यक्ति का अपना अपना चिंतन होता है, मेरा अपना सोच है, उसको तुम कहोगे कि ये तो एकदम घटिया सोच है, खराब सोच है, ये मेरा अपना सोच है, आपका अपना सोच है। आपके सोच और मेरे सोच समान हो कोई जरूरी नहीं, समान हो भी सकता है, नहीं भी समान है तो कोई बात नहीं, हम अपने चिंतन से चलेंगे, आप अपने चिंतन से चलें। तो ये चीज आपको कहना है, वैचारिक मतभेद हो सकता है किसी दो व्यक्ति के बीच, मनभेद नहीं होना चाहिए। मन में भेद नहीं होना चाहिए कि अच्छा है खराब है, पैसे बोल दिया, ऐसे कर दिया, ये अलग कह रहा है, ये मनभेद। तो आपको कहना है कि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद रहते हुए भी कभी मनभेद नहीं, ये मन का भेद आपको एकदम नहीं नेहरू और कभी गांधी के बीच में देना। आप खुद जानते हो कि गांधी के मरने पर नेहरू ने क्या कहा, अगर ऐसा स्पष्ट विभेद होता तो नेहरू ऐसी बात बोलते ही नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें, इनका मानना है कि संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण नहीं हो, राज्य का नियंत्रण नहीं हो, संसाधन जैसी आवश्यकता हो वैसे सब चीज का उपयोग हो। नेहरू का साफ मानना था कि संसाधन जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, जितने भी उत्पादन के हैं जगह ये सभी राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। उत्पादन के साधन और संसाधन ये दोनों, उत्पादन के साधन का मतलब फैक्ट्री, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं आपको बताए थे वो कंप्लीट अगर आधारभूत है तो राज्य के नियंत्रण में हो, मतलब सार्वजनिक हो, सरकारी हो।
और जितने भी हमारे संसाधन है, खनिज संसाधन से लेकर मत्स्य संसाधन, जो भी चीज ईश्वर ने दिया है वो राज्य के कंट्रोल में रहे कि कितना निकलेगा, क्या निकलेगा, राज्य तय करे। राजेंद्र बाबू और इनके थॉट भी अलग अलग हैं। धर्म के मुद्दे पर आप खुद जाते हो, धर्म के मुद्दे पर नेहरू का एकदम साफ साफ कहना था कि मैं कभी भी राजनीति में धर्म एकदम सोचता ही नहीं हूं। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी किसी धार्मिक कार्य में शामिल मत होना, कोई धार्मिक कार्य में कोई अधिकारी नेता शामिल मत होना, क्योंकि ये बहुधर्म के देश, बहुत सारे धर्म के यहाँ लोग निवास करते हैं। एक धर्म में तुम शामिल होगे तो बाकी धर्म के लोग कहेगा मेरे यहाँ नहीं है। इसलिए धार्मिक कार्यक्रम में किसी भी हमारे नेता को, किसी भी हमारे अधिकारी को शामिल नहीं होना चाहिए। और आपको जान के गहरी आश्चर्य होगा कि जब आजादी के बाद वही सोमनाथ मंदिर जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा था, वो सोमनाथ मंदिर जैसे अभी अयोध्या मंदिर बन रहा है, उस समय सोमनाथ मंदिर बनाया। और जब सोमनाथ मंदिर बनाया गया तो जैसे अयोध्या मंदिर में तुमने देखा कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी बैठ के पूजा की, तो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए नेहरू को कहा, नेहरू ने साफ कहा कि हम एज ए प्रधानमंत्री किसी भी धर्म वाले सिस्टम का उद्घाटन नहीं करें, चाहे कितना बड़ा सोमनाथ मंदिर क्यों ना हो। हम एकदम नहीं मानते कि धर्म की जगह पर किसी भी राजनेता या किसी अधिकारी को जाना चाहिए। तब जब जवाहरलाल नेहरू नहीं गए तो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए राजेंद्र बाबू को कहा, राजेंद्र प्रसाद को कहा गया कि सोमनाथ मंदिर के आप उद्घाटन कीजिए। तो राजेंद्र बाबू सोमनाथ मंदिर में खुद उद्घाटन करने गए, प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ। और उद्घाटन के मौके पर राजेंद्र बाबू ने साफ कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है, लेकिन यह कतई मतलब नहीं है कि हम नास्तिक। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, किसी भी धर्म में हमारी आवश्यकता होगी तो मैं वहां पर एज ए राष्ट्रपति आऊंगा, मैं नास्तिक नहीं। देखो दोनों के विचारों में स्पष्ट अंतर आपको देखने को मिले। तो जब राजेंद्र बाबू भी चलेंगे तो वहां पे उनके विचार आपको चलेंगे। बिल्कुल पढ़ने के दौरान आपके अंदर एकदम चिंतन स्पष्ट होना चाहिए कि कहना किनका क्या है और इससे फायदा क्या मिलेगा। कभी भी आप अपना आंसर लिख रहे हैं, इन विचारों को इतना डिटेल और इतना आराम से क्यों पढ़ा है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि केवल कुछ क्वेश्चन आंसर के रूप में भी आई है, दो चार क्वेश्चन कर। इन लोगों का चिंतन आपको लेखन में काम आए। कभी भी आपकी इच्छा होगी कि प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना है, निजीकरण नहीं होना चाहिए, तो तुम अपनी बात कम रखो और वहां पे गांधी जी को आगे ले आओ कि गांधी ने जो कहा कि संसाधन राज्य नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, इससे राज्य जबरन वहां पे जो मौलिक गुण होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। वो आज के डेट में सही प्रतीत हो रहा है। कई निजी क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं वो अपना खुद धन जमा करके और आर्थिक विषमता उत्पन्न कर रहे हैं। एक तरफ कुछ वर्ग काफी अमीर और कुछ वर्ग काफी गरीब होते जा रहे हैं। तो आप अगर अलग करना भी है तो इन लोग को याद करके एक लाइन देकर के अपना खींचो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सरकारी करण के हम पक्ष में सब लिखना चाहते हैं तो नेहरू जी को धर लेना। तुम मशीनों के पक्ष में लिखना चाहते हो तो इनको पकड़ना। थोड़ी लगता है कि नहीं इसके पक्ष में है तो इसको पकड़ लेना। हर चीज में तुमको चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे जहां हो, इन चिंतन जो पढ़ रहे हो उसको तुम्हें काम लेना है। और यही काम के लिए तुमको एक एक करके बात हम समझा रहे हैं। अब संसाधन के बाद अब आप अगर बात करते हो स्वराज का, गांधी का क्या मानना था, जल्दी जल्दी याद करो। गांधी ने साफ कहा कि हमें ग्राम स्वराज चाहिए। ग्राम स्वराज चाहिए, अगर चुनाव भी हो, इलेक्शन भी हो तो गांव में हो और ग्राम पंचायत से नीचे से प्रतिनिधि ऊपर चुनते जाए और तब राष्ट्र पंचायत का निर्माण। और गांधी ने साफ कहा कि पावर ऊपर नहीं, पावर नीचे होना चाहिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण की वकालत किया। कभी भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात होगी तो ये समझना गांधी जी उसके पक्षधर है। उनका कहना है कि आत्मा भारत के गांव में निवास करती है और इसीलिए सत्ता का पावर भी गांव में होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और गांव के सभी सिस्टम में उन्होंने विश्वास किया। वहीं दूसरी ओर नेहरू का हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि नेहरू ने संसदीय लोकतंत्र में विश्वास किया। नेहरू का कहना था कि जो संसद है वो संसद वाला जो लोकतंत्र है, कानून से चलने वाला लोकतंत्र है, वो ठीक है कि गांव में उन लोग को तब दिखा के चलाए। और नेहरू कंप्लीट थे कि पावर ऊपर होना चाहिए तब देश नीचे चलेगा। गांधी थे कि पावर नीचे होना चाहिए और तब ऊपर चलेगा। और इसीलिए नेहरू सत्ता के केंद्रीकरण के पक्ष में थे, ये सेंट्रलाइजेशन के पक्ष में थे कि पावर ऊपर होना चाहिए। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि पावर ऊपर और इनका थ्योरी है कि पावर नीचे, दोनों का स्पष्ट विभेद स्वराज के मुद्दे पर देख रहे हैं। अगर हम देखें और कुछ पॉइंट्स अभी करते हैं, 10 पॉइंट्स कम से कम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 अभी हुआ, 4 पॉइंट्स हम लोग कम से कम पढ़ लें। अगर हम अगला बात करें इसमें समाज में समानता का, समाज में समानता की बात करें तो आप जानते हो कि नेहरू ने भी स्वयं कहा कि हाँ मैं समाजवादी। समाजवादी का मतलब समानता। गांधी भी समानता कह रहे हैं, गांधी भी कह रहे हैं कि समानता, नेहरू भी कह रहे हैं समानता। पूंजीवाद के दोनों विरोधी हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। गांधी का कहना है कि जो समानता लाना है वो कैसे लाना है, तो वर्ग के सहयोग से लाना है, अमीर वर्ग से सहयोग लेके वर्ग के सहयोग से लाना है, उनको समझाना है। इन्होंने ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया। ट्रस्टीशिप सिद्धांत पिछले क्लास में समझाए थे। ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मतलब है कि जो अमीर व्यक्ति है उसको ये समझना होगा कि जितनी आवश्यकता की संपत्ति है वो तुम्हारी है, बाकी जितनी संपत्ति तुम्हारी आवश्यकता से ज्यादा है वो समझ लो कि एक ट्रस्ट है जिसके तुम हेड हो, वो तुम्हारा नहीं है। एक ट्रस्ट की संपत्ति है जिसके तुम हेड हो और आवश्यकता अनुसार जितनी जरूरत है तुम उसको दोगे। ये ट्रस्टीशिप थ्योरी है। और ये ट्रस्टीशिप थ्योरी आपको हम समझाए थे कि आप मालिक नहीं हो, आप संरक्षक हो। एक ट्रस्टीशिप थ्योरी। और इसके लिए हम लोग देखें गांधी जी ने वर्ग के सहयोग, ट्रस्टीशिप और नैतिक साधनों के द्वारा वर्ग में समानता लाने का प्रयास किया। नैतिक साधन का मतलब लोग अपने अंदर से जगे, अपनी भूमि खुद से छोड़े और एक क्रमिक विकास धीरे धीरे ऐसा हो। और नैतिक साधनों से उन्होंने इसका पक्ष लिया। इसीलिए आप देखेंगे भूदान आंदोलन वगैरह चला विनोबा भावे के नेतृत्व में। अमीरों को समझाया गया कि कुछ जमीन गरीबों को दान कीजिए, कुछ पुण्य होगा, ऊपर का भी सोचिए, केवल नीचे का नहीं सोचिए। तो कई लोगों ने भूमि को दान दिया। ये नैतिक साधन है। तो अब ये चीज आप देख रहे हो, तो इसमें बिल्कुल कोई भी चीज होते हैं तो ट्रस्टीशिप के अंतर्गत ही चलते हैं। ट्रस्टीशिप का मतलब किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं। अगर पतंजलि भी ट्रस्टीशिप है तो रामदेव बाबा के कोई बाल बच्चा नहीं है। आप रामदेव बाबा का अगर सोच रहे हो तो रामदेव बाबा चाहे आचार्य तो बालकृष्ण है, तो उन लोगों का कोई संतान नहीं है। तो वे ट्रस्टीशिप का मतलब वो कुछ दिनों के लिए उसकी सुरक्षा के उसके मालिक है। जब उनकी मौत हो जाएगी तो वो सारी संपत्ति का फिर कोई ट्रस्ट का एजेंट बनेगा जो देश के कल्याण में काम करे। वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ट्रस्टीशिप का मतलब किसी व्यक्तिगत संपत्ति के हिस्से नहीं होते। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेरा अगर विद्या एजुकेशन ट्रस्ट है और आप अगर एडमिशन लिए है और यह पैसा विद्या एजुकेशन ट्रस्ट में गया है, तो ट्रस्ट का पैसा मैं अपने उपयोग में नहीं कर सकता हूं। ऐसा नहीं होगा कि हम हॉस्पिटल में गए तो 2 लाख रुपए ट्रस्ट से हम हॉस्पिटल वाले को बिल दे दी। जिस समय ट्रस्ट का ऑडिट होगा तो ट्रस्ट की संपत्ति, ट्रस्ट का जो अध्यक्ष भी है वो स्वयं में उपयोग नहीं कर सकता। हाँ, उस पैसे का हम उपयोग कर सकते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ट्रस्ट डिसीजन लेगी कि इनको पेमेंट में इतना दे दिया जाए, ये पढ़ा रहे हैं तो हम वहां से एज ए पेमेंट ले सकते हैं।
और वहां से पेमेंट ले लिए और पेमेंट के बाद हम उसका अपना राशि का उपयोग कर सकते हैं, ट्रस्ट की संपत्ति का नहीं। तो अब यही चीज आप जो देख रहे हो, तो गांधी का यही कहना है कि आपके पास जो संपत्ति है आप उसके मालिक नहीं, ट्रस्टशिप में आप है संरक्षक है, और नैतिकता के साथ धीरे धीरे उसका त्याग कीजिए और धीरे धीरे वर्ग में समानता बरकरार हो जाए। लेकिन नेहरू का क्या मानना है? नेहरू ये ट्रस्टशिप के सब पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि जितने बड़े लोग हैं उन पर हम नियंत्रण की नीति लाएंगे, कंट्रोल की नीति लाएंगे, इससे ज्यादा रहेगा तो तुमको छीन लिया जाएगा, इससे ज्यादा कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं बढ़ सकता है, इससे ज्यादा करोगे तो हम उसको सरकारी बना देंगे, और इस नियम से हम तुम्हारी संपत्ति को फिर गरीबों में देंगे और तब समानता आएगी। खुद से तुम छोड़ोगे वो हम जानते हैं, नैतिकता तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएगी। हम इतना टाइम नहीं लेंगे, हम कंट्रोल का सिस्टम चलाएं। और इसीलिए नेहरू ने कई बड़े बड़े जो उद्योग थे उसको निजीकरण भी करके निजी को सरकारीकरण कर दिया। जो भी बढ़िया चल रहा है उस पर कंट्रोल करने के लिए उसको सरकारी बना दिया, उसकी संपत्ति का फिर सब सार्वजनिक उपयोग सबके उपयोग में कर दिया। अगर हम समानता के बाद राज्य की बात करें, बताओ जल्दी राज्य पर गांधी जी का क्या विचार है? महात्मा गांधी ने सीधा कहा कि हमें राज्य विहीन देश राष्ट्र चाहिए, राज्य विहीन राष्ट्र चाहिए, राष्ट्र में राज्य होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि राज्य क्या करता है? इस संगठित हिंसा का प्रतीक, इस संगठित रूप से हिंसा करता है, नियम कानून बनाता है, व्यक्ति अपना अधिकार छोड़ के राज्य को देता है, और राज्य ही फिर उस नियम कानून के आधार पर कभी कहता है कि बाहर नहीं निकलो, ऐसे कर देंगे, ऐसे मारना शुरू करता है। राज्य संगठित रूप से हिंसा करता है। और आपको डिटेल हम समझाए थे, गांधी के अनुसार से किसी भी पुलिस का काम नहीं है, किसी भी सेना का काम नहीं है। ये सब गांधी थाउट में आप देखे थे, क्या जरूरत पुलिस का है, क्या जरूरत सेना का है। दूसरे देश से आक्रमण भी होगा तो जहां पे नैतिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति रहते हैं वहां एक एक नागरिक सेना है, आवश्यकता होने पर देश का हर नागरिक देश के लिए लड़े। गांधी के चिंतन बहुत ही उत्कृष्ट थे इन मामलों पर। पुलिस पर भी आप देख रहे हैं कि इनके चिंतन है पुलिस की आवश्यकता नहीं। ऐसा समाज का निर्माण करिए जिसमें सब बुद्धिजीवी हो, सब समझदार हो, छोटी मोटी घटना होगी तो गांव के पंचायत में ही पड़ जाएगा, उसके लिए कोई केस कोर्ट पंचायत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जबकि नेहरू का कहना है कि बिल्कुल राज्य होना ही होना चाहिए, राज्य विहीन देश नहीं हो सकता। और अगर आपको लगता है कि राज्य के द्वारा हिंसा होता है तो जनता को जागरूक और संगठित बनाना होगा। जिस दिन जनता जागरूक हो गई, जिस दिन जनता संगठित हो गई, तो ये दोनों काम जनता में जिस दिन हो जाएगा उस समय राज्य की हिंसा को रोका जा सकता है। इनका स्पष्ट कहना है कि राज्य होना चाहिए, और राज्य अगर शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, जिसको हम हिंसा शब्द दिया है, उस दुरुपयोग को जनता को जागरूक और संगठित बनाकर रोका जा सकता है। तो अब हम लोग ये विचार देख लिए, एक दो विचार और अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रवाद पे भी विचार देख लें। अंतरराष्ट्रवाद का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे गांधी के क्या था? इंटरनेशनल लेवल पर गांधी ने तो और आइडियल सोचा, पूरे विश्व ही एक गांव जैसा है, और उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की, ऐसे देश की आवश्यकता पर बल दिया जो केवल मानव मात्र के हित के लिए, मानव सेवा के लिए, मानव मात्र के हित के लिए, कि कहीं भी किसी देश का व्यक्ति अगर खतरे में है तो उसके भलाई में अपने व्यक्तित्व की बलि चढ़ा दो, अपने व्यक्तित्व की बलि चढ़ा दो, ऐसा राष्ट्र होना चाहिए। अंतरराष्ट्रवाद में उन्होंने एक कदम ऊपर चल के कहा। लेकिन नेहरू ने कहा सीधा कि हम उतने काम करेंगे जिसमें भारत की पहचान बना रहे। हम भारत की पहचान को बनाते हुए हम अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बनाने वाला कार्य करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें मानव मात्र के हित की रक्षा के लिए भारत ही गायब हो जाए, भारत ही गायब हो जाए, ये ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे। तो अब आप खुद देख रहे हो, दोनों के बीच हमने स्पष्ट रूप से इतने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं कि कभी ये नहीं आपको होगा कि सर गांधी और नेहरू में कंपैरिजन करने में हमसे दो पन्ना लिखने में दिक्कत। पिछले दिन के क्वेश्चन हम देख रहे थे, सिर्फ 4-5 बच्चे का ही आंसर आया, दुखद है, और बच्चे लिखो, आंसर लिखने में लगेगा कि हेजिटेशन, लेकिन एकदम मन से लिखिए, जो लिखोगे वो सही है। घी का लड्डू टेढ़ा जाएगा, घी का स्वाद आना चाहिए। अब लड्डू बनाने वाला डरे कि हमसे पूरा गोल नहीं होता है, गोल का चक्कर में क्या है? तुम्हारी चाशनी ठीक है, उसमें बुनिया ठीक है, काजू किशमिश डाला हुआ है, तो लपेट दो, थोड़ा टेढ़ा भी रहेगा तो खाने वाला कहेगा अरे वाह जबरदस्त है, देखने में टेढ़ा लग रहा। तो अंदर के मटेरियल में दम होना चाहिए, और ये मटेरियल का पार्ट है, इसको तुम किसी तरह परस दो, बस परस दोगे तो सही हो जाएगा। तो इसमें अब आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आदर्शवादी मतलब कुछ कुछ विचारों में आदर्श है, हमने खुद लिखा कि अहिंसा में वे आदर्श नीति अपना रहे थे, मनसा रचना करना, कई जगह आप कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं। कुछ जगह नेहरू के भी आइडियल विचार रहे हैं, दोनों के रहे, लेकिन हम लोगों को न तो नेहरू को ऊपर करना है, न गांधी को नीचे करना है, न किन्हीं को बहुत हाई फाई करना है, न किन्हीं को लपेट करके नीचे करना। हमें टास्क इतना ही दिया जाएगा कि गांधी और नेहरू के विचारों के बीच तुलना करिए या उसके अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट करिए। हम लोग पूरे दोनों को अंतर को एकदम स्पष्ट दिखा दें। हम लोग साफ लिखेंगे कि नेहरू गांधी के साथ रहे, इसलिए उनके व्यक्तित्व और विचारों पर गांधी के सानिध्य होने के कारण उस पर प्रभाव देखा जा सकता है, जिसमें सहमति और असहमति दोनों के बिंदु दृष्टिगत होते हैं, एकदम सीधा चले। और इसमें असहमति के भी जो बिंदु है, तो इससे ये अर्थ नहीं है कि असहमति के बिंदु होने के कारण नेहरू के मन में गांधी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। वैचारिक मतभेद थे, मनभेद दोनों के बीच कभी नहीं रहे, एकदम साफ क्लियर कट एकदम होना चाहिए। तो अब ये हम मान के चलते हैं कि गांधी और नेहरू के विचार पर आप आराम से दोनों में अंतर के जो क्वेश्चन दिए हैं आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो अब इस प्रश्न का आंसर आपको खुद लिखने के लिए हम दे देते हैं। आप इसको पूरा एक बार देख करके 2-2.5 पेज में 2 पेज में लिखना खूब बढ़िया से, और तब या लिखा दे, 2 पेज नहीं होगा, जैसा वो लोग तुम्हें लगता है कि सर 2 पेज हमसे नहीं लिखा पाएगा, लिखा दीजिए, तो हम लोग फिर इस चीज को लिखा भी देंगे। जैसा आप कहीं हमें लगता है कि आप 2 पेज लिख लो, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लिख लो, उसके बाद कल से टैगोर थ्योरी हम लोग चलेंगे, टैगोर का चिंतन चलेंगे, खुद लिखेंगे। बिल्कुल आप लिख सकते हो, इसमें कोई, क्योंकि सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए हैं, तो इसमें कहीं कोई ये नहीं रहेगा कि हाँ इन मुद्दे पर हम क्या लिखें। चलिए तो दिखेंगे बहुत सुंदर। इसमें अब सुन लीजिए, अब रविंद्रनाथ टैगोर का थाउट है, और टैगोर का थाउट में उसमें भी 2-3 दिन लगे, और तब एक-एक दिन हम लोग अन्य 3-4 चिंतन और देख लेंगे, तो आपका हिस्ट्री का इधर सेक्शन एकदम पूरे कंप्लीट हो जाएगा। तब हिस्ट्री के सेक्शन को इधर रोक देंगे, और तब बीच में आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट निकालेंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आपका निकालेंगे। तो इसलिए फिर वो दोनों सेक्शन आपका आराम से निकलते रहेगा। तो अभी आपका सेक्शन इतना ही होगा। पॉलिटी लगभग कितना परसेंट हो चुका है जो बताइए? परसेंट के अनुसार से बच्चे अनुमान करो, लगभग 50%, 70%, 90%, कितना परसेंट पॉलिटी हुआ होगा? पॉलिटी की बात करें, जैसे हिस्ट्री हमको थाउट खत्म होगा तो लगभग 90% कंप्लीट हो जाएगा, 10% ठीक है बच चुके हैं। उसी प्रकार हम जानना चाह रहे हैं पॉलिटी कितना परसेंट हो गया। 50% लिखा तो 50% में तो हो ही गया है, आइडिया ही नहीं अभी तक है। पॉलिटी का क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हो, उससे आइडिया तो आइडिया ही नहीं है। पॉलिटी नहीं चल पा, पॉलिटी जो भी मसला नहीं है।
ऐसा करते हैं, थोड़ा हमें तो आर्थिक दबाव पड़ेगा, आप लोग हैं तो आर्थिक दबाव की बहुत ज्यादा चिंता नहीं आती है आप लोग को। पॉलिटिक में हम ऐसा करते हैं, पॉलिटिक के लिए डेली पर डे रात 8 से 10 डेली पॉलिटिक का क्लास 2 घंटे लगा देते हैं दीपक सर। डेली रात में 8 से 10 दीपक सर का क्लास आपका इसी पे लगवा देते हैं। तो 8 से 10 दीपक सर का अगर लग जाएगा तो थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, तो हमें तो 2-3 लाख रुपया ज्यादा खर्च हो जाएगा, 2-3 लाख हमें एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, क्योंकि सर को ऑलरेडी पेमेंट हम किए हुए हैं। दीपक सर भी वो टाइमली टीचर है, दीपक सर अगर है तो वो 8 मतलब वो 8 बज के 5-10 मिनट तक निश्चित रूप से क्लास उनके शुरू हो जाए। और रियल केस में